अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज। कराची की बारिश के लिए कोई एक फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है। आज ज़बरदस्त बारिश हुई है। बिलावल ने बताया था कि ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन जब मुर्तज़ा वहाब साहब ने काम करके दिखाया तो उन्होंने नया फार्मूला बताया कि अगर ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन काम किया जाए तो चला भी जाता है। लेकिन आज फिर ये साबित हो गया कि कराची में कम बारिश भी आती है तब भी ज़्यादा पानी आ जाता है, क्योंकि नाले तो हैं ना उबल उबल कर सड़कों को तालाब बनाने के लिए, और हुकूमत तो है ना सिर्फ बातें बनाने के लिए। नॉर्थ कराची, शादमान फेज़ 1, नागन चौरंगी, सखी हसन, सुरजानी टाउन, वहाँ के लोग बेहाल हैं। इस वक्त बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। हर तरफ पानी पानी है, गटर का पानी घरों के अंदर है, और बेचारे घरों में रहने वाले लोग इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं, जानवर सड़कों पर गिरे हुए हैं, शहर का ट्रैफिक का निज़ाम तबाह हाल हुआ है, हर तरफ गाड़ी बंद खड़ी हुई है। समा के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कहाँ कहाँ क्या सिचुएशन है वो तमाम शहर का हाल दिखाएंगे। कैसे कैसे नाजरीन, आधे घंटे की बारिश ने आधे शहर को डुबाया है। खुर्शीद आलम जो है वो न्यू कराची में भूत सड़क पर हैं। नाम की सड़क है लेकिन नज़र नहीं आ रही है अब इस सड़क पर किसका बसेरा है, ज़रा देखिए आप खुद। चंद मिनटों की बारिश ने बरसाती नालों को उबलने पर मजबूर किया और यूं सिंध हुकूमत की गुड गवर्नेंस की कारकर्दगी हमारे सामने आ गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची के इलाके 5 नंबर में, और ये न्यू कराची की मरकजी शाहरा किस हद तक गंदे पानी में डूबी हुई है ये कैमरामैन राशिद इशरत आपको दिखाएंगे कि मैं घुटनों घुटनों यहाँ पर गंदे पानी में मौजूद हूँ। और वो नाला उबला है और इस तरह उबलना शुरू हुआ है कि आप इस रेले में आकर खड़े होने की कोई हद नहीं हो सकती। आप इस रेले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना शदीद ये रेला यहाँ से बहता हुआ जा रहा है, और तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक आमद और रफ्त के लिए बंद हो चुका है। यहाँ से गुजरना दुश्वार है। दुकानदारों का, रिहाइश पजीर अफराद का, जानते हैं उनकी मुसीबत की कहानी उन्हीं की ज़बानी। सर मैं नागन से चला आ रहा हूँ, सखी हसन से। इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। पूरा नागन बंद पड़ा हुआ है, पूरा यूपी अपना पावरा चौरंगी पे इतना पानी, इतनी गाड़ियाँ बंद हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले तो ये सुनने में आता था ना कि ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश तो आया ही नहीं है। ये पानी इतना कहाँ से आ गया जो निकला ही नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आला साहब, अब तो जरा रोड पे झाँक कर तो देखें। अभी तो हमने हमले को बाहर निकाले हैं, जब दुनिया डूब जाएगी, जब हमले को बाहर निकालोगे जरा रोडों का हाल तो देखो। तुम्हारे पास तो फिजाई सहूलत है, आप रोड पे चल के नहीं आ सकते, हेलीकॉप्टर के जरिए कराची का दौरा कर लो। आज की सूरत हाल देख लो। मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब किधर हैं? इतने दावे करती थी पीपल्स पार्टी, कहाँ है ये इंक्रोचमेंट? अभी तक नहीं हुई है नालों से, अभी तक यहीं पर। आप वैसे भी आम दिनों में भी आएंगे तो इधर गटर का पानी आपको मिलेगा, ये कोई नई बात नहीं है। मदीना कॉलोनी हुआ, सिंधी होटल हुआ, अल्लाह वाली हुआ, नाला स्टाफ हुआ, यहाँ बहुत लोग परेशान हैं। अभी एक नाले के अंदर गिर चुका है बंदा। घर पानी में भर जाते हैं, बाथरूम भरे हुए, पानी निकाल के गुजारा करते हैं। बस ये पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना है। भुट्टो से कौन सा इंतखाब जरदारी ले रही है, और कोई मुझे तो मकसद समझ नहीं आता। छोटे होते आज ये वक्त पे आ गए सूबे के अंदर ये यहाँ से भी ख़त्म होना चाह रहे। दावे साबित हुए, महरूम तबका महरूम रहा, और बरसाती नालों की सफाई के हवाले से सिंध सरकार के तमाम तर दावे इस गंदे पानी के बहते हुए धारे में बह चुके हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तो ज़रा देखिए क्या कुछ हुआ है। सरजानी टाउन यूसुफ गोड से लोग घरों को छोड़ कर जा रहे हैं। जमजम सईद मौजूद है वहाँ पर, हाल दिखा रहे हैं, देखिए ज़रा। जी बिल्कुल, कराची में बमुश्किल आधे घंटे होने वाली बारिश ने जल थल एक करके रख दिया। यूसुफ गोड के मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कैमरामैन फैसल आगाही दिखाइएगा कि घुटने मेरे जो है इस पानी में डूबे हुए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये घर देख लें, इस घर की सूरत हाल देख लें कि किस तरह से कितनी अजियत में यहाँ के लोग जो है वो रह रहे हैं। बल्कि फैसल आगाही आप दिखाइए,
कि कितना ज्यादा पानी है यहाँ पर। इनसे बात करेंगे। आप बताएं, क्या कहेंगे, इस घर पे कैसे रह रही हैं? इस घर में रह के सिर्फ हम जिंदा है और हुक्मरानों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे हालों पे रहम किया जाए। ये देखें, पूरे इस कमरे में सामान रख के हम लोगों ने ताला लगा दिया। जब ताला खुलेगा तो कुछ भी नहीं होगा, फर्नीचर सारा डूब चुका होगा, तबाह हो चुका होगा। पूरा घर खाली करके हम लोग चले गए हैं। मैंने बच्चों का निकाल दिया कि कहीं बच्चे डूब ना जाए। लोग जो है अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, अपने बच्चों को इन घरों से जो है वो निकाल कर कहीं और भेज रहे हैं, इस डर से कि कहीं बच्चा जो है वो इनका डूब ना जाए इस गहरे गंदे पानी में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात हो, सिंध हुकूमत की बात हो, दावे वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई दावा, कोई वादा जो है वो सच साबित नहीं होता। कहा जाता है कि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन ज्यादा पानी आता है तो यूसुफ गोड डूब जाता है। बहुत शुक्रिया जमजम आपका। नाज़रीन, कराची के इलाके सखी हसन केडी फ्लैट्स के रिहायशियों ने बारिश के पानी से बचने के लिए दीवार खड़ी की ताकि गंदा पानी घरों में दाखिल ना हो सके। अहमद रहमान खान मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद, ज़रा बताइएगा इसकी डिटेल्स और ये कब दीवार बनाई गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सखी हसन चौरंगी के करीब केडी स्टार फ्लैट्स में जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्किंग एरिया में जो है वो पूरा पानी भर चुका है। जो यहाँ पर अपार्टमेंट्स ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ हैं वो मुसलसल हर साल बारिश में ज़ेरे आब आते थे, इसलिए उन्होंने जो है वो ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं ताकि उनके घरों में कम अज़ कम जो है वो पानी दाखिल ना हो। तो ये हाल है कि इंतज़ामिया की जानिब से नालों की सफाई के हवाले से या कोई नकासी के हवाले से काम नहीं किया गया, लेकिन लोगों ने इस बारिश के और नाले के गंदे पानी से बचने के लिए कम से कम बस खुद ही इकदाम ये उठा लिया कि अपने घरों में के जो मेन डोर्स हैं उनको जो है वो ऊंचा कर लिया है। वहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची सीढ़ियाँ बना दी हैं, उस जगह को ऊंचा कर लिया ताकि कम से कम ये जो पानी हर साल उनके घरों में दाखिल होता है वो ना हो। तो इंतज़ामिया तो अपना काम करती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत अपने कोशिश करते हैं। आपका अहमद, यानी कराची वाले अब बेचारे इतने यूज्ड टू हो गए इस तरह की सिचुएशन से कि वो अपनी मदद आपके तहत हर साल नई बारिश के लिए कोई ना कोई इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत अल्लाह जाने क्या कर रही है सिवाय बातों और दावों के। खुर्रम शेर ज़मान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। पिछली बारिश में जब पानी सड़कों पर नहीं रुका था तो पीटीआई वाले कह रहे थे कि ये उनकी वजह से है क्योंकि नाले साफ़ हो गए इसलिए पानी नहीं रुका। तो अब बताइए खुर्रम साहब, जब घर डूब रहे हैं तो फिर अब नाकामी की जिम्मेदारी भी लेंगे? नहीं, देखें, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कराची के अंदर बारिशें होती थी तो बेशतर पूरा शहर ही डूब जाता था। सो हमने ये फैसला किया है कि जो कराची के 3 बड़े नाले हैं जिसमें गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाले की हम सफाई शुरू करें, जो कि आज से तकरीबन 3 से 4 महीने या 5 महीने पहले शुरू हुई थी, जिसमें से तकरीबन महमूदाबाद नाला जो है वो अंदाज़न 60 से 70% मुकम्मल हो चुका है। बाकी नालों का काम रहता है, लेकिन उसके साथ साथ ये फैसला भी हुआ था कि कोई 400 से 500 छोटे नाले हैं जो कि डीएमसी के अंडर आते हैं और कोई 200 नाले हैं जो कि केएमसी के अंडर आते हैं, वो उन्होंने साफ़ करने थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने, हालांकि काम हमारा नहीं था, लेकिन फिर भी 35 अरब रुपए खर्च करके हमने काम शुरू किया। लेकिन अफसोस की बात कि एक तरफ आपने देखा कि सिर्फ ये 3 बड़े नालों पे सफाई का काम शुरू हो गया, लेकिन काश अगर सूबाई हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इन बाकी के अंदरूनी नालों के ऊपर काम शुरू कर दिया होता। इस शहर के जो चीफ मैनेजर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने अगर अपने केएमसी के नालों पे काम शुरू कर दिया होता, या यहाँ के जो वज़ीर आला हैं जो कि नलायके आला हैं, अगर वो अपने शहर के अंदरूनी नालों पे काम शुरू कर देते तो आज कराची शहर का ये हाल नहीं होता। खुर्रम साहब, अभी जो 12 दिन पहले जो बारिश हुई थी, मैंने खुद खड़े होकर वहाँ पे वीडियो बनाई। खुर्रम साहब, जो पहले बारिश हुई थी उसमें कराची में पानी इस वजह से जमा नहीं हुआ था कि आप लोगों ने, विफाक ने जो 3 नाले साफ करवाए थे इसकी वजह से पानी नहीं भरा था। लेकिन इस बार जो बारिश हुई है तो वो 550-700 जो नाले हैं वो सिंध हुकूमत ने साफ नहीं करवाए हैं। केएमसी डीएमसी के अंडर में जो नाले आते हैं वो साफ नहीं करवाए, इस वजह से पानी भर गया। सर, ये आप मुझे आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं खुर्रम साहब? नहीं देखें, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। जो छोटे नाले होते हैं उन नालों से पानी जो है सफ़र करके बड़े नालों तक पहुंचता है। जब आपके छोटे नाले सारे ब्लॉक्ड होते हैं और उनकी सफाई नहीं होती है तो पानी तो उसके अंदर जाता ही नहीं ना, वो सड़कों के ऊपर आ जाता है। बड़े नालों में तो पानी जब आके लैंड करता है जब वो छोटे नालों से गुजरते हुए आता है। अब ये क्या चाहते हैं
कि लोगों के जो घरों के बाहर गटर नालियां हैं उसको भी आके वफाकी हुकूमत साफ करें। देखें, ये तो नालायकी की एक इंतहा है। आप देख रहे थे कि पिछले साल जो बारिश हुई है वो तूफ़ानी बारिशें चले, मैं मान लेता हूँ कि ज़्यादा बारिशें थी तो ज़्यादा पानी आ गया, लेकिन आज तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई। आधे घंटे के अंदर ये पूरा शहर डूब गया। आप जाए महमूदाबाद नाला इस वक्त जाके विजिट करें, वो साफ पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर पानी आएगा तो पानी आगे निकलेगा ना। अब ये सवाल तो बनता है इस शहर के एडमिनिस्ट्रेटर से जो कि मुर्तज़ा वहाब हैं, इस सूबे के वज़ीर आला से जो कि मुराद अली शाह हैं, और इस सूबे के वज़ीर बल्तियात जो नासिर हुसैन शाह हैं। ये 3 लोग जिम्मेदार हैं इन तमाम नालायकियों के, और उनके जो चीफ मैनेजर हैं उनको तो कोई गर्ज ही नहीं है। देखें, ये मामला दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। मेरी वज़ीर आज़म साहब से कल मुलाकात हुई, मैंने वज़ीर आज़म साहब को बताया कि इस सूबे में इनकी हुकूमत दिलचस्पी नहीं रखती है आवाम की खिदमत करने में। सूबा तो दिन ब दिन जो है वो स्टोनेज की तरफ जाता जा रहा है। और मैंने तो ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म साहब से कहा कि वज़ीर आज़म साहब, अगर हम ये इंतज़ार करते रहे 2023 तक के इलेक्शन होंगे, ये तो सत्यानाश कर देंगे। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपके कैमरा ने दिखाया कराची का हाल, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बारिशों में लड़खाना में क्या हालात होते हैं। नवाबशाह में जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए, जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए, वहाँ पे क्या हालात हैं। लोगों की चीखें निकली हुई है वहाँ पे। बिल्कुल खुर्रम साहब असल में मसला ये आ रहा है ना कि जहाँ जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, जिन जिन इलाकों में भरा हुआ है, जहाँ पर नाले हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई हुई है। अब जब इंक्रोचमेंट की सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा सिंध हुकूमत ने हाथ उठा लिए, लोगों को नहीं हटा सकते क्योंकि दूसरी जगह नहीं है देने के लिए। और दूसरी तरफ अगर नहीं इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, नहीं नाले साफ हो पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद शहर का ये हाल हो जाता है। तो शहरी जाएं तो जाएं कहाँ बेचारे। नहीं, शहरियों के पास चॉइस है ना। शहरियों को ये बात समझनी पड़ेगी, पूरे सूबे सिंध को ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करना है। आज आप देखें ना, केपी तरक्की कर रहा है। लाखों लोग ईद के दौरान केपी में गए टूरिज्म के लिए। आज पंजाब आगे बढ़ता जा रहा है। आज गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो रौनकें बहाल हो गई हैं। आज कश्मीर के अंदर तब्दीली आ गई है। क्या वजह है कि आज आपका सूबा सिंध पीछे रह गया? उसकी सिर्फ एक ही वजह है ना, उसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये नालायक लोग हैं जो कि काम नहीं करना चाहते और काम करने नहीं देते। जो काम हम भी करते हैं उन कामों के अंदर भी रोड़े अटकाते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि अगर ट्रांसपोर्ट है तो वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ग्रीन लाइन लेकर आ रही है। अगर बारिशें हो रही हैं तो नाले वो हम साफ कर रहे हैं। अगर आग लग रही है तो वो फायर ब्रिगेड जो हम लेकर आ रहे हैं। रोड टूटे हुए हैं तो उसकी मुरम्मत और उसको बनाई जो है वो पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर है उसकी फिक्र हम कर रहे हैं। तो इनकी हुकूमत का काम क्या है? सिर्फ माल बनाना। सर फिर ये थोड़ा सा ऐसा रह गया था, इनकी भी फिक्र कर ही लेते हैं ना। अब ये जो पूरी तबाह बर्बादी हुई हुई है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। खुशामदीद साहब आपको। ऑब्वियसली ख्वाजा साहब, ये शहर का हाल नया तो नहीं है सर। हुकूमतें बदल गई, नाम बदल गए, चेहरे बदल गए, लोग बदल गए, नए लोग सामने आ गए, लेकिन शहर वही का वही रहा। बदतर से बदतर सूरत हाल होती जा रही है। ख्वाजा साहब, मैं आपको 2009 से 2008 का कराची में बहुत साहब से 2018 के दौर में ये दोनों कंपैरिजन आपके पास मौजूद होंगे। एक मिसाली शहर था। ख्वाजा साहब आपकी आवाज़ में सुन नहीं पा रही, कनेक्ट करती हूँ सर आपको। जब तक मैं सलमान से बात कर लेती हूँ, क्योंकि शारा फैसल की भी इस वक्त सिचुएशन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग दफातर से घर जा रहे हैं और घर जाने के लिए ट्रैफिक में घंटों फंसना पड़ रहा है। सलमान बताइएगा किस मकाम पर आप मौजूद हैं, सिचुएशन क्या है इस वक्त ट्रैफिक की? देखिए किरण, मैं इस वक्त मेट्रोपोल होटल पर मौजूद हूं और बारिश ख़त्म हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन शहरियों की परेशानी है। ना वो अंदरूनी इलाके हों, मुख्तलिफ गलियां हों, वहां पर ख़त्म हो रही हैं, ना ही सड़कों पर ख़त्म हो रही हैं। लोग, अगर ये कहा जाए शहरियों के लिए कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो गलत ना होगा, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है तो लोग इख्तियार करते हैं शारा फैसल को, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेट्रोपोल होटल से एयरपोर्ट तक बदतरीन ट्रैफिक जाम है किरण, और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। आते हुए तो मैं देख रही थी कंट्रोलमेंट का अमला काम कर रहा था, पानी निकाल रहा था, लेकिन इस वक्त क्या कोई भी मौजूद नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के लिए आसानी करने के लिए? सलमान,
किरण, ये मेट्रोपोल होटल का वो सिग्नल है जहां पर आप देख सकती हैं इस वक्त स्क्रीन पर कि ट्रैफिक जाम है और यहां पर ट्रैफिक के एहलकार मौजूद होते हैं आम दिनों में। लेकिन आज अगर सिंध हुकूमत जो है वो सड़कों से गायब है तो ट्रैफिक पुलिस उनके माथे है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी सड़कों से गायब है और यहाँ पर लोग जो है वो रुल कर रह गए हैं। कई घंटे हो चुके हैं, ये सूरत हाल है। अगर इस तरफ की सूरत हाल दिखाऊं मैं आपको, कैमरामैन सनाउल्ला दिखाएं कि यहाँ पर भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है, जिसकी वजह से क्योंकि सदर का इलाका हो, इसके अलावा मुख्तलिफ शारे फैसल के अतराफ के इलाके हों, नर्सरी हो, इसके अलावा लियाकताबाद हो, मतलब सिर्फ शारे फैसल नहीं, मुख्तलिफ इलाके हैं शहर के जहाँ पर यही सूरत हाल है। तो इस वक्त स्क्रीन पर अच्छा जो मैं मंजर देख रही हूँ इस वक्त, पानी तो मुझे सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इलाकों में पानी खड़ा हुआ है या ट्रैफिक शारे फैसल पे डाइवर्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रैफिक ब्लॉकेज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा इजहार साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। सर, कराची वाले यूज्ड टू इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतने बेचारे परेशान हो चुके हैं कि अगर बारिश के बाद मौसम अच्छा हो जाए तो वो हमारे लिए हैरानी की बात होती है। सर देखिए, मैंने गुजारिश की 2002 से 2008 कराची लाहौर से कहीं गुना आगे था, लेकिन ये 2008 से 2021 में कराची पाकिस्तान के तमाम शहरों से सबसे पीछे आ चुका है। और इसकी वजह यह है कि हाल ही में जब इमरान खान साहब MNAs को फंड दे रहे थे तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने सबसे बड़ी मुखालफत की। क्या ये वजीर आज़म का काम है कि सेवरेज की नालियां बनाएं और पानी की लाइनें डालें और गलियां बनाएं, सीसी फ्लोरिंग करें? ये चीफ मिनिस्टर सिंध सबसे बड़ा मुखालिफ थे प्राइम मिनिस्टर की उन तमाम स्कीमों की। आप वेरीफाई कर ले बजट बुक्स उठाकर, और आज भी ना हुकूमत इससे काम कर रही है ना करने दे रही है। 13वां महीना है, नहीं है ना एमक्यूएम का यूसी चेयरमैन, एमक्यूएम का काउंसलर, एमक्यूएम का मेयर, 13 महीने में 13 रोड तो आप दिखा देते। कल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के बिहाफ पर, सीएम के बिहाफ पर गलत बयानी की कि गुजर नाला साफ हो गया है, हम मुतबादिल की तैयारी करेंगे, 1 साल में दे दिया जाए। ये गुजर नाला साफ होता 5 मिनट की बात में पूरा कराची डूब गया होता। ये गुजर नाले के ऊपर करोड़ों रुपए फंड लग गए, जिसका इल्जाम अब तक रखता रहा। तो भाई किधर है अब आपके पास सीएम, आपका लोकल का वजीर, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपका वर्क्स एंड सर्विसेज, आपका PND, आपका, तो भाई आप कर क्या रहे हैं फिर कराची के अंदर? और दूसरी अहम बात देखें, मैं आपको बता दूं, तेईस सिंध की लीडरशिप वडेराना कराची के साथ कभी मुखलिस नहीं है। ये कराची पे मुर्तजा वहाब जैसा फेस ले आए और फेस ले आए, लेकिन पीछे जो तासुबी पॉलिटिक्स है वो इस शहर को तबाही करने में इनकी कामयाबी। बड़ी बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, बड़ी बात कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। खुर्रम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम पेशी आज हुई है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। भाषण सुनते सुनते कौम के कान पक गए। हजरत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुत्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए। जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपका जाती माल तो नहीं है, ना आपका खानदानी माल है। जहाँ से धांधली का पैदाइश है, जब तक उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा तब तक आप जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें, उनका कोई फायदा नहीं। मेरी प्रोटेक्शन है आज कौम के सामने, अगले इलेक्शन जब भी आएंगे इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। ECP आजकल इनकी धांधली के पोल खोल रही है, तो ये ECP के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। खतरनाक बात उन्होंने की, जो ECP के अरकान हैं वो ECP के चेयरमैन के खिलाफ नोटिस लें, कि इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर होना। जो इंसान अपनी परफॉर्मेंस पे तकिया नहीं कर सकता, तो ऐसे में फिर वो बेचारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तकिया नहीं करेगी तो क्या अवाम के मैदान में जाएगी? जब CNN जैसे चैनल पे बैठकर लोग ये कहना शुरू कर दें इस वज़ीर आज़म की हैसियत इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान के हिस्से में ये जो शर्मिंदगी है ये कभी नहीं है। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से पेशी के दौरान कमरा अदालत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि चेयरमैन नैब की तौसी का बाकायदा ऐलान हुआ तो अपना रद्द-ए-अमल देंगे। पिछली किसी एक्सटेंशन का वो हिस्सा नहीं थी। जिस नून लीग ने पिछली एक्सटेंशन में वोट दिया मैं उसमें शामिल नहीं थी।
बाद में ट्विटर पर यू टर्न ले लिया, लिखा जीना मरना नून लीग के साथ है। कभी नहीं कहा कि उस वक्त नून लीग में शामिल नहीं थी, लेकिन हाईकोर्ट के बाहर वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को गुनाह कह गई और अपनी सारी पार्टी को गुनहगार बना दिया। आपके चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। मरियम नवाज के मुताबिक शहबाज शरीफ और बाकी तमाम नून लीगी पार्लियामेंटेरियंस गुनहगार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब जावेद लतीफ़ साहब के शहबाज शरीफ ग्रुप से मुतालिक बयान पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उसे गलत करार नहीं दिया, बल्कि कहा कि वो तो नवाज शरीफ के सिपाही हैं। जावेद लतीफ़ साहब मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं, उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनको ये शो कॉज नोटिस मिला है तो वो जवाब अपने दे देंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो भी किसी भी जमात के, ज़ाहिर है आज़ादी राय का हक सबको है, लेकिन जमात के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब एक नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलम बरदार हैं। लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। जी, डिस्कशन के लिए मेहमान में अली गौहर बलोच साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सर खुशामदीद आपको कहूँगी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन गुनाह का काम है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मरियम साहिबा की बात को सियाक़ो सबाक से हट के नहीं डिस्कस करना चाहिए। मैं उस वक्त कमरा अदालत में भी मौजूद था और जिस वक्त वो मीडिया टॉक कर रही थी मैं उस वक्त भी उधर मौजूद था। देखें, आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ थे, इनसे पहले जो थे, जब उनका टाइम आया कि जो उनकी आइनी मुद्दत थी जो उन्होंने पूरी की, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने उनकी एक्सटेंशन इस वजह से ना की कि जाहिर है अगला बंदा भी जो आना है वो भी कोई उन्हीं का ही सबॉर्डिनेट होंगे, कोई उन्हीं के जूनियर होंगे, वो भी हमारे पाक अफवाज में से होंगे। यही वजह है कि उस वक्त फिर बाजवा साहब का नंबर आया और ये सिनेरियो में बन गए। तो बाई एंड लार्ज जो हमारी पार्टी थी वो मतलब है कि वो इस एक्सटेंशन के हक़ में इसलिए नहीं थी कि हमने पिछले आर्मी चीफ को जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी हमने टाइम मतलब है कि एक्सटेंशन नहीं दी थी। अली साहब फिर वोट क्यों दिया सर? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है कि वो मतलब है कि वो किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन किरण दे या ना दे। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन आई और सुप्रीम कोर्ट ने मामला नेशनल असम्बली में भेजा, मुकन्नना में भेजा कि आप इस पर प्रॉपर कानून सादी दें, इसमें सुकम है कि ये मतलब है कि इस तरह से कोई भी प्राइम वज़ीर आज़म साहब पे इस्तेहकाक है, लेकिन कानून पास करवा कर आप लोगों ने वोट देकर सर उसके हिस्सेदार बने आप, जिसकी हिमायत नवाज शरीफ साहब ने खुद की। मरियम साहिबा आज उसे गुनाह कह रही हैं, गुनहगार कह रही हैं उन्हें। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें क्या लेजिस्लेशन हुई। लेजिस्लेशन ये हुई कि वो इख्तियार कौमी असम्बली ने पास करके, जिसमें कि सुकम था कि जो कि असम्बली में पास नहीं हुआ था, वो पास किया कि ये इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया जाता है कि वो किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दें या ना दें। ये नहीं उसमें लिखा हुआ कि असम्बली ने किसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन करनी है, ये इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास इख्तियार था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कदगन नहीं लगाया था तो उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। अब ये इख्तियार असम्बली ने प्राइम मिनिस्टर को दे दिया कि वो इस चीज़ का फैसला करें कि वो आया किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। सर अगर आप लोग उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे तो सर वक्त भी ले सकते थे ना, उसे आगे भी बढ़ा सकते थे। बहरहाल सर फिर आप लोग कहते हैं सर नून लीग में तकसीम नहीं है। अली साहब बड़े प्यार से मरियम बीबी खुद सर इस सारे मामले से अलग कर गई हैं अपने आप को, सारा मलबा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर डाल दिया है, फिर आप लोग कह रहे होते हैं कि नून लीग में कोई डिस्प्यूट नहीं है। सर नहीं, नून लीग में बिल्कुल कोई डिस्प्यूट नहीं है और इख्तलाफ राय होना तो किसी भी पार्टी के फैसलों में डिस्कस होता है, हर बंदे की अपनी राय है। और आप देखें कि हमारी जो पार्टी है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, सियासी पार्टी है
और इसमें जब मामला तय किए जाते हैं तो हर बंदे को आज़ादी राय का हक है, वो अपनी राय देता है। आर्मी चीफ के मामले के ऊपर भी हमारी पार्टी में मुख्तलिफ अरकान असम्बली की, हमारे पार्टी के जो सीनियर्स हैं जिनके साथ मशावरत की गई, उनकी मुख्तलिफ राय थी। तो उसमें मरियम नवाज साहिबा ने ये राय दी थी कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। तो सर खुलकर बोले ना, शहबाज शरीफ साहब हिमायत में थे और मरियम साहिबा मुखालिफत में थी। देखिए बात यह है कि जब हमने असम्बली में वोट दिया तो तमाम MNAs ने दिया ना, तो वो अकेले शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा की बात नहीं। जब पार्टी में मामलात डिसाइड होते हैं तो फिर जिस बात पर इत्तफाक राय हो जाता है, अकेले शहबाज शरीफ साहब का भी फैसला नहीं था, ये हमारी पूरी पार्लिमानी पार्टी का फैसला था जिसमें काफ़ी लोगों ने इख्तलाफ किया। मरियम नवाज साहिबा ने नहीं, और भी लोगों ने इख्तलाफ किया। हो सकता है जब राय ली गई हो तो मैंने भी इख्तलाफ किया हो, लेकिन जब पार्टी फैसला कर लेती है अक्सरियत राय से तो फिर वो पूरी पार्टी जो है, मतलब है कि वही होता है जो अक्सरियत राय का फैसला है। लेकिन उसमें वाकई मरियम नवाज साहब ने जो राय दी थी, अली साहब इसको आसान कर लेते हैं सर, किया था वो चाहती थी कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दी जाए। उनका वोट इसके हक में था, लेकिन वो पार्टी की डिसिप्लिन के साथ, पार्टी के नज़्म-ओ-ज़ब्त के लिए वो पार्टी के बिल्कुल साथ हैं और वो उस फैसले को तस्लीम करती हैं, लेकिन उनकी अपनी जाती राय इसके और आज फिर उसे वो गुनाहगार कह रही है ना, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने हिमायत की, PMLN के अंदर के लोगों ने ही सर। तो मरियम साहिबा तो उसे गुनहगार कह रही हैं, अली गौर बलोच भी गुनहगार ही समझते हैं एक्सटेंशन के मामले को सर, उस पर हिमायत के मामले को सर। जी मैंने आपको अर्ज की है कि जब पार्टी में मुशावरत हुई थी तो मैंने भी जिन लोगों ने इख्तलाफ किया था, मैं भी एक अदना कारकुन हूँ, मेरी भी राय यही थी कि ये एक्सटेंशन नहीं, और आज भी मेरी राय ये है कि आर्मी चीफ जो भी आते हैं मेरिट पर आते हैं। जब हमारे आइन में है उनकी मुद्दत पूरी हो गई है तो जो अगले सीनियर है उनको मौका देना चाहिए। अली साहब, जावेद लतीफ साहब नहीं होनी चाहिए सर, जावेद लतीफ साहब भी शहबाज शरीफ और उनके करीबी समझे जाने वालों को दूसरों के असाइनमेंट पर काम करने वाला कह रहे हैं ना सर। लेकिन मरियम तो उन्हें भी गलत नहीं कह रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत कहा होगा, कोई बात की होगी तो वो जवाब दे देंगे, जो शो कॉज उनको किया गया है सर। गलत नहीं कह रही हैं उनको। देखें किरण साहबा, दो बातें मरियम साहिबा ने की थी, आप अभी भी उनकी चाहे दोबारा भी सुनाएं तो मैं सुनवाया है सर, मैंने आगाज़ था और मैं उनका जवाब, हाँ जी मैं उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ़ साहब मियाँ नवाज शरीफ के जान निसार साथी हैं और जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग के एक मजबूत वर्कर हैं। बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब की इस वफादारी पे शक नहीं किया जा सकता। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानिए की वजह से बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। आपने देखा कि हमारी सीनियर लीडरशिप जितनी है वो जेलों में जा चुकी है, लेकिन आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़े हुए हैं। हाँ ये जरूर है, देखें मामलात को मिक्सअप नहीं करना। अलीगौर साहब ने वफादारी की बात नहीं है। जी सर, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ ना, फिर आप उसमें मुकम्मल कर लीजिएगा। लेकिन बात वफादारी की नहीं है सर, चचा के लिए उनकी बात की गई है कि लोगों के असाइनमेंट पर काम करते हैं किसी और के। तो सर कहीं तो कहती है कि उन्होंने चचा के लिए उनके गलत कहा, बहरहाल उन्होंने कह दिया कि वो जवाब दे देंगे अपना। सर आप मुझे बता दें, नून लीग इलेक्शन कमीशन इस्लाहात के लिए किसी कमेटी का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी? अली साहब, इलेक्शन इस्लाहात सर ये है कि जी देखिए बात यह है कि पहले आप जावेद लतीफ़ साहब की बात कर रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसमें पार्टी का नज़्म-ओ-ज़ब्त पर कोई कदगन लगता है तो उसका वो जवाब खुद देंगे कि उन्होंने वो बात क्यों की और किस पैराए में की। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की जो वफादारी है, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ पार्टी में कमिटमेंट है, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। ठीक है सर, अब मेरी इस बात का जवाब दे देना, इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बनेंगे किसी कमेटी का हिस्सा, आप लोग कह रहे हैं? देखें कल पार्लिमानी पार्टी एक मीडिया के जरिए ही पता चला है, पार्टी के लीडरशिप से तो अभी तक नहीं पूछा, जिसमें आया है कि तमाम पार्टीज जो हैं उन्होंने एक पार्लिमानी पार्टी जो है वो बनी है जो कि इलेक्शन के इस्लाहात पर बातचीत करेगी। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगा और मैं मरियम नवाज साहिबा की बात से इत्तफाक करता हूँ कि जब तक वो लूपोल, वो सौराख जहाँ से धांधली की जाती है, अगर हम उनको बंद नहीं करेंगे, हम जितनी मर्जी इस्लाहात कर ले, हम शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं। सर आप खिलाफ हैं, मैं इस वक्त आपको मरियम नवाज साहिबा खिलाफ हैं, तो फिर किसकी एमा पर बन रही है सर पार्लिमानी कमेटी? देखें पार्लिमानी कमेटी के वो खिलाफ नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने इस बात को बढ़ाते हुए मजीद कहा
कि भाई अगर हुकूमत सिंसियर है और अगर पाकिस्तान के जो मतलब है कि वो मुक्तदर हल्के जो ये चाहते हैं पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हो, जो वो हल्के जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर बार बार असरअंदाज होते हैं, जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को सोबताज करते हैं, जो पाकिस्तान में सियासी पार्टियां तोड़ने और बनाने का काम करते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में लोगों की वफादारियां तब्दील करते हैं, जब तक उनके रवैये दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक उनकी सिम्मत दुरुस्त नहीं होगी, तो फिर ये पार्लिमानी पार्टी बनाकर सर अगर आप समझते हैं कि हुकूमत ने काम नहीं करना, पार्लिमानी कमेटी ने काम नहीं करना, तो फिर आप इसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं सर? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौर बलूच साहब प्रोग्राम मौजूद थे। नसरीन नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार ऑब्वियसली हर किसी को है कि वो अब गए हैं इलाज के लिए, वापस कब आएंगे। अब यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी अजीबो गरीब कह लीजिए, वारदात कह लीजिए कि हुआ क्या है ये। लंदन में एमिया साहब, लेकिन लाहौर में उनको वैक्सीन लग गई है। इस पर इंकशाफात सामने आ रहे हैं। FIA के मुताबिक नवाज शरीफ का नाम गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4:03 पर दर्ज किया गया। नवीद नामी शख्स ने कोट ख्वाजा साद सईद अस्पताल के MS के PA राना मुजफ्फर से वैक्सीनेशन की एंट्री करवाने का कहा है, जिसने एंट्री ऑपरेटर के पास भेज दिया। रियाज अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बात की तफसील लूँगी। रियाज, ये नवीद नामी शख्स कौन है और क्यों इसने एंट्री करवाई है नवाज शरीफ के नाम की? जी बिल्कुल, ये नवीद नामी जो करैक्टर है अभी तक सामने नहीं आ सका। ये ज़रूर है कि FIA की जो टीम, जो 2 रुकनी आज टीम थी तफ्तीश के लिए कोट ख्वाजा सईद अस्पताल पहुंची, तो उन्होंने MS का बयान भी रिकॉर्ड किया और दीगर लोगों के भी बयान रिकॉर्ड किए। FIA हुकाम का ये कहना है कि नवीद नामी शख्स ने पहले MS के जो PA थे राना मुजफ्फर, उससे रब्ता किया, तो उन्होंने ये बताया कि मैं एक जो है वो वैक्सीनेशन के लिए एंट्री करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर आगे आदल नामी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके पास भेजा, तो उन्होंने फिर कहा कि चूँकि मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, एक शिफ्ट में एक ही आदमी होता है, दूसरी शिफ्ट चूँकि आ चुकी है, उसके लिए अबुल हसन जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो वो आप उससे करवाएं। तो फिर अबुल हसन ने वो डाटा जो है वो एंट्री किया वैक्सीनेशन का, और उसके बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ का जो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो बताया गया कि उनकी वैक्सीनेशन हो गई है। FIA हुकाम का कहना है कि उन्होंने वहाँ से कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं और इसके अलावा मज़ीद जो इंक्वायरी है वो की जाएगी और मज़ीद जो लोग हैं उनसे भी तब पूछगिछ की जाएगी। ताहम उनका ये कहना है कि महकमा हेल्थ की दरख्वास्त पर जो है वो रेगुलर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और ये भी उनका कहना था कि चूँकि MS से जब पूछा गया तो उनका ये कहना है कि नवीद नामी जो शख्स है ये एक ब्लैक मेलर है और चूँकि ये बदनाम करना चाहता है, इसलिए उसने ये जो है वो एंट्री करवाई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियाज, बहुत शुक्रिया आपका साथ मौजूद है। कल ही नाज़रीन में बात कर रही थी कि आजकल माफिया का तस्करा नहीं हो रहा, पुरानी हुकूमतों को मोरदे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा रहा, तो आज फिर फाइनली माफिया का तस्करा हुआ है। कैसे हुआ, इसी पर बात कर लेते हैं। इंसाफी का निजाम इसलिए नहीं चल सकता कि जो पाकिस्तान में है बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। एक आदमी की, एक इंसान की बुनियादी जरूरियात पूरी करना एक स्टेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जब आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो रास्ते में माफिया खड़े होते हैं। ये माफिया हर जगह होता है, अखबारों में माफिया बैठा है, सियासतदानों का माफिया, पॉलिटिकल माफियाज, ये माफिया बैठे हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क को पीछे रखा है। माफिया 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 माफिया। वज़ीर आज़म की तकरीर सुनने के बाद पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को ऑब्वियसली वज़ीर आज़म बनाया या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लगाया है। चीनी कैसे महंगी होती है, डॉलर कैसे बाहर जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्यों होती है, डीजल पेट्रोल महंगा हो तो क्या होता है, धांधली कैसे होती है, माफिया NRO कैसे मांगते हैं, वज़ीर आज़म बेहतरीन अंदाज में सब बताते हैं। लेकिन क्या उन्हें सब चीज़ों के खात्मे के लिए खान साहब को वोट नहीं मिला? क्या वज़ीर आज़म का काम कौम को इत्तलात फराहम करना है? इन माफियाज का खात्मा कौन करेगा? 3 साल के बाद भी अगर मुल्क में आटा माफिया, चीनी माफिया, घी माफिया, सीमेंट माफिया, पेट्रोल माफिया, बिजली माफिया, लैंड माफिया, सियासी माफिया काम कर रहा है, तो ये किसकी नाकामी है? इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए थे तो उन्हें बुशरा बीबी ने यकीन दिलाया। अब क्या सारा पाकिस्तान आपको यकीन दिलाए कि माफियाज का खात्मा करना वज़ीर आज़म साहब आपकी जिम्मेदारी होती है? मई 2018 में महंगाई की शरह तकरीबन 5% थी, जो अब बढ़कर 8% से ज़ायद हो चुकी है। 3 साल में 25 से ज़ायद दफ़ा बिजली, 18 दफ़ा गैस, 4 दफ़ा जान बचाने वाली अद्वियात महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल, डॉलर और अशिया खुर्दोनीश की कीमतों को तो वैसे ही पर लगे हुए हैं।
अब कौम को इसमें दिलचस्पी नहीं है कि माफिया कौन है, क्या कर रहा है। अवाम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि 3 साल में आपने उसे कैसे हैंडल किया है। प्रोग्राम में बात करने के लिए मोहसिन बेग साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर इस हुकूमत में हम जितना माफिया का जिक्र सुन रहे हैं ना सर, इससे पहले नहीं इतना सुना। क्या अब माफिया का नेटवर्क ज़्यादा फल फूल रहा है या ज़्यादा फैल गया है, या अपनी नाकाम पॉलिसीज़ पर पर्दा डालने के लिए एक बयानिया बनाया जा रहा है? वज़ीर आज़म साहब तो ये बताते हैं कि सर माफिया क्या काम कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं बताते कि वज़ीर आज़म को, उनकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में मेरे लिए आपने कुछ छोड़ा नहीं है, आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब भी दे दिए। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हम जैसे लोगों ने खान साहब को वोट डाला, इसीलिए डाला कि आप पिछली जो गवर्नमेंट्स थी गवर्नेंस कर रही थी और उसमें कोई माफिया था, तो उसको उस निज़ाम को, उस निज़ाम की नफ़ी को के लिए वोट दिया गया और आपको मैंडेट इसलिए दिया कि आप आएंगे, इस्लाहात लाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक नई तर्ज का हुकूमत करेंगे और पाकिस्तान में जो भी इस किस्म का स्टेटस को था उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन हुआ नहीं। और अगर आप 3 साल बाद वही कंटेनर वाली स्पीच आज भी आकर करें और ये कहें कि जी अभी भी माफिया बहुत ताकतवर है, तो नेचुरली आपकी ने जैसे कहा कि ये हुकूमत की नाकामी है और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब की नाकामी है कि वो गवर्नेंस नहीं कर पाए और जो वादे किए, जो दावे थे, वो सारे के सारे उन्होंने खुद ही अपने ताई उसकी नफ़ी कर दी। और आज अगर ये किसी माफिया का जिक्र करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी नाकामियों का जिक्र करें, माफिया को मुद्दे इल्जाम ना ठहराएं, क्योंकि बहुत माफियाज जो थे वो इसी गवर्नमेंट जी। मोहसिन साहब जी, पेट्रोलियम माफिया का जिक्र किया जिसमें नदीम बाबर साहब, अबिश गौर साहब कल गए, आपने इल्जामात लगा के उनको फारग किया, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन ओपन करके पब्लिक को नहीं बताया कि इन लोगों ने क्या फ्रॉड किया। शुगर माफिया ने क्या, वो कहाँ गई रिपोर्ट, उस पे इम्प्लीमेंट क्या हुआ, आटा कहाँ गया? आपने कहा बम्पर क्रॉप है, बम्पर क्रॉप है, आपने 40,000 टन आपने इंपोर्ट की, एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ये सारी बातों की नफी खुद आप कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप इल्जाम दें, आई थिंक कि आपको खुद सोचना चाहिए कि आपने क्या किया। ऑब्वियसली सर माफिया खत्म करने के लिए आए थे ना खान साहब, लेकिन आज भी माफिया का ही तस्करा कर रहे हैं, हर सेक्टर में माफिया की बात कर रहे हैं। अब सर एक तासुर ये भी दिया जाता है कि जो भी हुकूमत आती है उनके साथ काम करने वाले ही वो माफियाज होते हैं। तो क्या वजीर आजम साहब पॉलिसीज पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, काम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये माफियाज शामिल हैं उनकी हुकूमत में? सर बिल्कुल शामिल है, और इस हुकूमत में आने से पहले भी खान साहब के साथ जो लगे थे, जिनको आज ये माफिया कह रहे हैं, खान साहब उस माफिया के बेनिफिशरी रहे। और जहांगीर तरीन साहब को ये माफिया कहते हैं, शुगर इंडस्ट्री, तो भाई आप उसके बेनिफिशरी थे, आप खुद देख लीजिए, सबको पता है पाकिस्तान में। और अगर कोई जेन्युइन बिजनेसमैन है, आप उसको भी अगर माफिया कहेंगे तो पाकिस्तान में बिजनेस करेगा कौन? आप बिजनेस को गाली भी बना रहे हैं। हर शख्स, हर इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि उसमें सब लोग माफिया हैं। लोगों ने सही तरीके से भी बिजनेस किया है, अरबों खरबों का टैक्स देते हैं। तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट इशू करना कि सब माफियाज हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए और इस बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और इस इकोनॉमी में जिसका आपने बिल्कुल ही जीरो पे ले आए और उसका सर्वाइवल लोगों का मुश्किल हो रहा है, जॉब क्रिएशन, टैक्सेस, बिजनेस करना, तो सब पाकिस्तान में बिजनेस वाले तो माफिया नहीं हो सकते। तो सबके लिए सिचुएशन मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, प्रोग्राम मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात करते हैं कि भारत में मुसलमानों की लाशों की बेहुरमती की जा रही है, और साथ साथ रॉ के एजेंट्स खुद बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पाकिस्तान में कैसे कैसे दहशतगर्दी करने के लिए आते रहे। इन सब पर बात करती हूँ ब्रेक के बाद। भारत के हवाले से हम सब जानते हैं किस तरह से वहाँ पर इंसानियत की तस्लील हो रही होती है। जो हिंदू इंतहा पसंद होते हैं वो किस तरह से आपे से बाहर होते हैं,
मुसलमानों पर हमले जब देखें वो शुरू कर देते हैं। लोकसभा के रुकन है असदुद्दीन ओवैसी, उनके घर में तोड़ फोड़ की गई है। आसाम में सैकड़ों ख़ानदानों के घरों को मलिया मेट कर दिया गया है। लाशें वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बेहुरमती तक की जा रही है। ये मनाज़र भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे साथ मौजूद होंगे अमजद शुएब साहब, उनसे मैं मज़ीद इस पर बात करूँगी। अमजद साहब, मैं खुशामदीद आपको कहती हूँ प्रोग्राम में। जो मनाज़र इस वक्त मैं देख रही हूँ, जो तकलीफ़ दे मनाज़र, और ये ओवैसी साहब, ये वो शख्स हैं कि जब पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही होती है तो ये हमेशा मोदी सरकार की साइड ले रहे होते हैं, और इन्हीं के ऊपर अटैक करना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। और यही वो शख्सियत हैं जो कहते थे कि वो जो कायद का नज़रिया था वो गलत था। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ओवैसी साहब की ये गलतफहमी है कि वो मोदी की फेवर में बात करेंगे तो उससे मोदी साहब का एटीट्यूड उनकी तरफ को नरम होगा। नहीं, वो हर हालत में मुसलमान है। बेशक भारत के वफादार हैं, लेकिन है मुसलमान। और जो मोदी की फिलॉसफी है वो हिंदुत्व की, वो सिर्फ हिंदू स्टेट की बात करता है कि ये रियासत जो है ये सिर्फ हिंदू की है। और आपने देखा कि उसने पहले दिन से जो जो काम किए, आप बाबरी मस्जिद का किस्सा देख लें, कश्मीर का देख लें, हर जगह जहां मुसलमानों या मुसलमानों के मुफादात हैं उसको उस शख्स ने बुरी तरह हैंडल किया, उनको सत्यानाश किया है। अदालतों में उसने के लिए नाम लेवा बिठा दिए। जो केस मुसलमानों का है वहां पे अदालत में वो कभी उसका फैसला नहीं होता। अगर हो तो हिंदू के हक में होगा, बेशक गलती हिंदू की। कश्मीर में 98 में वाक़या हुआ था पॉस्पर और कोनान का, जहां 200 के करीब खवातीन को वहां पे बेहुरमती की गई रात को, अमेरिका की इंडियन आर्मी ने की। उसका आज दिन वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। एक एनजीओ लेके गई केस सुप्रीम कोर्ट में जी, उसकी कभी हेयरिंग ही नहीं हुई। यानी इतना केस अगर किसी और जगह होता है तो वो अभी तक मेरा ख्याल है कई लोगों को फांसी हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे केस ही नहीं सुना गया जी। तो ये कोई मुझे कम अमजद साहब, ये जिस तरह के वाकयात ये रोज भारत में हो रहे होते हैं, कश्मीर में जो कुछ पिछले 70 सालों से होता रहा है उस पर कितनी तो पाकिस्तान की तरफ से उठाई जा चुकी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में बात होती रहती है, लेकिन सर आखिर ऐसा मसला क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये नज़र ही नहीं आता है। जो पिछले कुछ दिनों से जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें मजीद भारत की तरफ से की जा रही हैं, और अभी जो पिछले 3 दिन पहले की जो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो रॉ के एजेंट्स जो बातें बता रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन पहले मुझे बताएं कि ये कम्युनिटी को नज़र, इंटरनेशनल कम्युनिटी को नजर आता क्यों नहीं है सर? देखिए जी, नजर सारा कुछ आता है। आप सिर्फ ये यहाँ देख लीजिए कि अफगानिस्तान से जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था, इतनी ज्यादा दहशतगर्दी करवाई एनडीएस के साथ मिलकर। कभी कोई सोच सकता है कि अमेरिका को इसका पता नहीं? अमेरिका और उसके इत्तेहादी जिनका इंटेलिजेंस का नेटवर्क पूरे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कैसे जो भारतीय साजिशें हैं उनको बेनकाब किया है। लेकिन आज मैं दिखा रही हूँ आपको कि खुद भारतीय चैनल ने रॉ के दहशतगर्दाना किरदार को कैसे एक्सपोज किया है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रॉ की साजिश का भांडा खुद रॉ के साबिक जासूस ने बेनकाब किया है। अब इस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ आपको, जिसमें खुद ये एजेंट बता रहा है कि कैसे उसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा गया और अब भी क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अमजद साहब, यकीनन ये इंटरव्यू गुजरा होगा सर आपकी नज़र से। 1992 से ये बंदा काम कर रहा था, 10 से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान आ गया और अब बता रहा है कि अब भी रॉ अपनी सरगर्मियां कर रही है। 4 साल ये खुद भी पकड़ा गया, आधे घंटे का इंटरव्यू दिया इस शख्स ने। तो ये जो एतराफ़ किए हैं इसने, ये किसी इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे कोई भी ऐसा मौका, ऐसी जगह नहीं छोड़नी चाहिए जहां ये चीजें ना उठाई जाएं। बेशक दुनिया उसका आज नोटिस न दे, कल न दे। देखिए, अवाम जो जहां तक अमेरिका या मगरबी दुनिया की सियासत का ताल्लुक है, वो मुफादात की सियासत है, मुनाफकत पे मबनी है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमें अपना काम नहीं करना। हमें सिर्फ एक डोजियर चला के बैठ जाना मेरा ख्याल है हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए जहां इनका चेहरा बेनकाब न किया जाए। दुनिया को पता होना चाहिए कि ये जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो झूठ बोलते हैं, इनके झूठ सारे खोले जाने चाहिए। अभी जो किस्सा हुआ जो न्यूजीलैंड की टीम के जाने का और जिस तरह हुए उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। न्यूजीलैंड के साथ ये चीज टेकअप करनी चाहिए, बरतानिया के साथ करनी चाहिए, क्रिकेट खेलने वाली तमाम कौमों के साथ करनी चाहिए।
कि ये भारत की करतूत है। असल चीज यही है कि हम पीछा छोड़ जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ना चाहिए इनको इस तरह लगातार इनके झूठ और इनकी करतूतें सामने रखनी चाहिए। सही सर, इस जासूस ने बताया कि जब ये पाकिस्तान से जेल काटने के बाद भारत वापस गया तो भारतीय हुकूमत ने सिर्फ 15,000 रुपए देकर इसको फारिग कर दिया। सर बड़ी कस्में पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। इससे पहले बहुत से हाजिर सर्विस फौजियों की वीडियोस भी देखते रही हूँ मैं, उनका क्या हाल है, खाना तक उनको सही से नहीं मिलता, पानी उनको नहीं मिलता। भारतीय हुकूमत खुद अपने फौजियों को ऐसे बेतौकीर क्यों करती है? सर देखिए, यही एक चीज है जिसकी वजह से इनकी अपनी फौज में भी बेइत्मीनानी है और दूसरों से काम। आप तो ये बात कर रही हैं इसको 15,000 दिए। मैं जब डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस था तो मुझे पता है कि बाद ऐसे लोग पकड़े गए जिनको 2 किलो इलायची दी जाती थी कि ये जाके उधर बेच लेना, क्योंकि भारत में इलायची सस्ती है, पाकिस्तान में आके बेचेगा तो उसको 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, तो ये पैसे उधर कमा के ले लेना, ये तेरा इनाम है। वो जब काम करके वापस जाते थे, बताते थे तो उनको इलायची दे देते थे। तो ये तो इस तरह के इनके करतूत है। असल चीज ये है कि जो इनके लिए काम करते हैं उनको होश करना चाहिए कि ये इसी तरह इंसान की गुर्बत का, उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी एक दफा फंस जाता है, वो फिर बेचारा मजबूर होता है, वरना तो उसको पता है कि ये बेनकाब कर देंगे तो सजा हो जाएगी, पकड़वा देंगे। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि ये कितना घनौना खेल है और किस तरह ये इंसानियत की तस्लील करते हैं, लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को एक्सप्लॉइट करके। और सर जो आप शुरू में बात कर रहे थे ना कि हमें खला नहीं छोड़नी चाहिए, कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए, सिर्फ डोजियर से काम नहीं होगा, हर फोरम पे इस मुद्दे को, इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। तो सर अभी एक क्रिकेट वाली सिचुएशन देखिए, मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि शायद जो कोशिशें हमें करनी चाहिए, जो पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए, वो अब नहीं हो रहा है अभी। तो सर भारत वाले क्रिकेट खेलते बड़ा अच्छा होता, लेकिन क्रिकेट से ही खेल रहे हैं सर। न्यूजीलैंड को दौरे से पहले ही जाली आईडी से थ्रेट करना सर, जिस तरह से श्रीलंका के हवाले से वहाँ पे भी बातें हो रही हैं सर, हमारे पास सबूत मौजूद है, फिर भी क्या वजह है अपना मुकदमा हम उस तरह से लड़ ही नहीं पाते जिस तरह से होना चाहिए, जिसकी बात कर रहे हैं आप खुद भी। देखिए, हमें हकीकतन हमारी कमजोरी ये है कि बावजूद इसके कि सारी दुनिया ये यानी तमाम क्रिकेट खेलने वाले मुल्क जानते हैं कि इन साजिशों के पीछे कौन है, हमने उनकी हुकूमतों से, उनके क्रिकेट बोर्ड से बाकायदा तौर पे इन चीज़ों पे राब्ता नहीं किए, उनको वहाँ पे शर्मसार करने की कोशिश नहीं की या उनसे सपोर्ट मस्टर करने की कोशिश नहीं की। वरना आप देखिए कि जब हम खिलाते हैं इधर पाकिस्तान प्रीमियर लीग के मैचेस होते हैं, तो जो बाहर से आके लोग खेलते हैं उनको क्या डायरेक्ट इंडिया से, उनके क्रिकेट बोर्ड से, उनके खिलाड़ियों से उनको मैसेज नहीं आते कि तुम्हें अगर पाकिस्तान नहीं खेलोगे, उधर छोड़ोगे नहीं पाकिस्तान को, तो हम तुम्हें इधर नहीं आने देंगे। उनको धमकियां दी जाती हैं कि तुम आईपीएल में नहीं खेल सकोगे, आईपीएल में पैसा ज्यादा है, वो उनको धमकियां देते हैं। तो ये वैसे तो सबको पता है, लेकिन असल चीज ये है कि इस चीज को पूरी तरह एक तरीके से एक मुहिम के तौर पे चलाना, जहां तमाम क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ आप एक अपना इत्तेफाक राय पैदा करें, आईसीसी में जाके वो भारत के खिलाफ बोलें और हुकूमतों के साथ आप बात करें ताकि हुकूमतें अपने खेल को बचा सर वही बात अगेन के मरबूत आनी पड़ेगी और बार बार इस बात पर बात करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम भारत को लगाम डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।